वेलकम हेयर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये है क्या, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ का इंक्रीज होना, दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन का क्या मतलब है, बढ़ना। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ में आ गया कि अब हम बात किसकी करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ रहा है। जिससे उससे पहले वाली जो वो थी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर कम हो रहा था। बट यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ही क्या होता है। तो जनरली बच्चे समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारी कोई भी चीज़ बॉयल करना स्टार्ट हो जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बट ये आपकी एक पर्टिकुलर राइट डेफिनेशन नहीं है। आप बॉइलिंग पॉइंट को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कहोगे कि वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आया? वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे कि हमारा वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमारा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। यानी कि अगर इतने टेम्परेचर जब होता है तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या बात करना है कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। अब बॉइलिंग पॉइंट देखो कैसे इंक्रीज होगा। तो मेरे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या ऐड करा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो, अगर आप रिलेट करके पढ़ रहे हो तो हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल इसे आप दोबारा से उस तरीके से समझ लो तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसे मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्यूशन है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो मान लो ये पूरा सॉल्यूशन था, इसके अंदर मैंने ये सॉल्यूट कुछ ऐड कर दिए। अब जैसे हमें पता है कि ये कैसे है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये नॉन वॉलेटाइल है तो ये वेपर प्रेशर के अंदर तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, है ना। एक तो खुद भी नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, और क्या करा इन्होंने कि ये सरफेस पर आ गए। अब जब ये सरफेस पे आ जाएंगे तो ये जो हमारा लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा उतना ईजिली जितना ईजिली वो यहाँ पर हो रहा था। तो जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अब वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से रिलेट कर रहा है, देखो। अब ये वाला जो सॉल्यूशन था इसके अंदर वेपर प्रेशर इक्वल टू जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हुआ होगा तब ये बॉयल करना स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर गया, यानी कि अब हमारे को टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो पाए, इंक्रीज हो पाए। ये समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो मूव करने लगते हैं और वेपर फेस में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और फिर वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब ये लिक्विड भी हमारा क्या हो जाएगा, बॉयल। ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये भी क्या हो जाएगा, बॉयल। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जब सॉल्यूशन के अंदर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं प्रेजेंट था, तब तो मान लो कम ही टेम्परेचर मान लिया हमने कि 50 केल्विन पे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था। लेकिन जब हमने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब अगर हमारे को वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तब हमारे को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मान लो 70 केल्विन पे क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ से सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि पहले ये वाला जो सॉल्यूशन है जब इसके अंदर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं था, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट।
तब ये कम ही टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, बॉयल हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जब हम उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम इसे एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसका ग्राफ किस तरीके से हम डिनोट करेंगे, इसे मैं जल्दी से रब कर देती हूँ। हाँ, तो अब हमारे पास किस किस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमने देखा कि अगर हमारा प्योर सॉल्वेंट है, इसे हम मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये इस तरीके से आएगा, यानी कि इसे मान लो आप टेम्परेचर T1, ठीक है। अब ये तो हमारा प्योर सॉल्वेंट था, इसका टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है, पर जैसे ही हमने इसके अंदर क्या ऐड करा, सॉल्यूशन ऐड किया। कैसा, जिसके पास क्या हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो। तो जैसे ही हमने इसके अंदर ये एंटर किया तो हमने देखा कि अब ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या आ गया, T2, और हमें पता है कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। इसके अलावा अगर आप एक और सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर के चल रहे हो, मान लो ये प्योर सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा एक सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसे हम A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से। तो TA इज़ ग्रेटर देन T1, और एक और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया तो ये इस तरीके से आ जाएगा TB, एंड TB इज़ ग्रेटर देन TA एंड T1। अब ये TB क्या है, ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, पर यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन कंपेयर टू सॉल्यूशन 1। मतलब A के कंपेयर में यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई होगी इस ग्राफ के थ्रू। तो ये ग्राफ था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। यहाँ पर हमने क्या ले रखा था, प्योर सॉल्वेंट, तो हमने उसका ग्राफ देखा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस प्योर सॉल्वेंट को सबसे कम अमाउंट में टेम्परेचर लग रहा है, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के अंदर। इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसे देखते हैं। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो दोबारा से मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। तो हमने इसे यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, T1 जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था, और उसके बाद एक हमने यहाँ पर कंसीडर क्या किया था, TA एंड TB। ये इस तरीके से ग्राफ था ऐसा हमारा दिस। तो हमने इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि TA माइनस T1, या फिर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TB माइनस T1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चला कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारा M के। और ये M क्या है, हमारा मोलर कंसंट्रेशन इसकी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और मोलर अगर आपको याद हो, फिर से मैं दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ, मैंने पढ़ाया था अगर मोलर लिखा है तो किसकी बात करते हैं हम, मोलैरिटी की, और अगर मोलर लिखा है तो दैट मीन्स वी टॉक अबाउट मोलैलिटी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो अगर हम इसे हटाते हैं साइन को, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आया दैट इज़ KBM। तो अब ये जो कांस्टेंट आया, आई थिंक विजिबल है, तो ये जो हमारा कांस्टेंट निकल कर आया ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या बोल सकते हैं इसे, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट।
ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से सिंपल सा हमारे को एक रिलेशन मिला कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। फिर हमने उससे साइन को हटाया, हमारे पास कांस्टेंट आया, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ तक का क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इस m को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो इसे मैं रैप कर देती हूँ। तो पहले तो उस m को हम कैसे लिख सकते हैं इसे समझते हैं। m यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी है क्या, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स को हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इसे मैं बता चुकी हूँ, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं तो हम मोल्स भी किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसे हम क्या यूज़ कर लें सॉल्यूट के लिए। तो अगर मैं इसके लिए W2 और इसके मास के लिए M2 यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं W2 अपॉन M2। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो अगर हम सॉल्वेंट के मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W1 से, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं kg के अंदर अगर हम बात करें। और अगर हम इसे रीअरेंज करें तो इस इक्वल टू लाइक दैट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो हमारी m की वैल्यू आई इसे हम अपनी उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है हमारा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज के जी मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा निकल के आया इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। और अगर आप इससे आप पूरे फॉर्मूले को देखो तो ये किस तरीके से दिखेगा, इसे रब कर देती हूँ जल्दी से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB 1000 W2 M2 अपॉन M1। तो ये आपका क्या निकल के आ गया फॉर्मूला। तो आपके इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं बेसिस पे आते हैं। ये जो आप 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के आपके 4 फॉर्मूलेस निकल के आएंगे। तो बस उन 4 फॉर्मूलेस के बेस पे ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको ये सारे अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है लेकिन आपको कुछ और फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल आपको M2 फाइंड आउट करना है, तो इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। एक सेकेंड, ठीक है। तो बस ये हम अगर फाइंड आउट करना है तो ये हमारे यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इससे हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। कोई भी आपको चीज़ मिसिंग होगी, कोई चीज़ गिवन होगी तो उसको हम फॉर्मूले को रीअरेंज करके इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ख़त्म हो गया है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, उसका रिलेशन किस तरीके से वो मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा था, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे, फिर इसकी ये है क्या, इसकी यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। इसका ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उस कमेंट में ऐड कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।